Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is our second lecture, and we are going to revise the a few concepts of automata theory, including regular expressions and finite automata. You have already studied both of these concepts in deficiency course or at undergraduate level. However, it is important to revise these concepts. So, in today's lecture, we'll revise them. ठीक है जी, आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है यू कैन सी कि हम रेगुलर लैंग्वेजेस का एक विल सी अ रिव्यू ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस एंड यू नो regular expressions are used to express the regular languages, and finite automata or FAs are used to construct the models for those regular languages. So that's why we will review regular expressions and finite automata in today's lecture. Okay, languages. सबसे पहले थोड़ा सा अगर हम ऑटोमेटा थ्योरी की बात करें, और मैं आपको लेक्चर 1 के अंदर ये बता भी चुका हुआ हूँ कि हमारी जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो यूजुअली हम उन्हें डिसीजन प्रॉब्लम्स की शक्ल में ले रहे होते हैं, लेकिन जब हम ट्यूरिंग मशीन वगैरह पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन प्रॉब्लम्स या कुछ और भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, और भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मॉडल्स, बल्कि हर तरह की प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर सकते हैं. तो अगर हम अपनी डिसीजन प्रॉब्लम की बात करें फ़िलहाल, तो आपने ऑटोमेटा थ्योरी में देखा कि हर डिसीजन प्रॉब्लम को एक लैंग्वेज की शक्ल में एक्सप्रेस किया जाता है, और यही चीज़ हमने लेक्चर 1 के अंदर भी देखी. तो लैंग्वेज जो है, आप अगर एक वैसे एक लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज दो चीज़ों का मजमुआ होती है जी. एक विकेबलरी सेट ऑफ वर्ड्स और एक सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स जो यूज़ होते हैं फिर उन वर्ड्स को कुछ इस तरह से अरेंज करके लिखने में कि हम उससे सेंटेंसेस बना सकें. तो ये तो एक नेचुरल लैंग्वेज या ह्यूमन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये डेफिनेशन उस वहाँ पे इस तरह से एप्लीकेबल है. जबकि हमारे यहाँ पे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में भी वर्ड्स हैं और ग्रामेटिकल रूल्स भी हैं, और उन ग्रामेटिकल रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम कह लें कि ऐसे वर्ड्स या ऐसी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं जो जिसको हम कह सकें कि ये लैंग्वेज को बिलोंग करती हैं, और जो नहीं उससे कंस्ट्रक्ट हो सकती हम उन रूल्स के मुताबिक हम कहते हैं कि वो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती हैं. तो लैंग्वेज के लिए एक बड़ा बुनियादी सा अगर आप उर्दू लैंग्वेज की बात करें तो एक हरूफ तहज्जी जिसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट सेट होना चाहिए. अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ABCD जो लेटर्स हैं ये अल्फ़ाबेट सेट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज है. तो अगर आपने कोई लैंग्वेज कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को एक लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करके उसके लिए कंप्यूटेशनल मॉडल कंस्ट्रक्ट करना है तो फिर आपको भी उसके लिए कोई एक अल्फ़ाबेट सेट डिफ़ाइन करना पड़ता है. यूजुअली हम अपने अल्फ़ाबेट सेट को बहुत सिंपल रखते हैं और हम उसके लिए दो ही सिंबल्स यूज़ कर रहे होते हैं, A और B, क्यों, और हम एज्यूम करते हैं कि हमारे अल्फ़ाबेट सेट में सिर्फ दो ही सिंबल्स हैं या हमारी लैंग्वेज का हर वर्ड जो है वो इन्हीं दो सिंबल्स के साथ बनेगा. क्योंकि अगर आप कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर में भी सिर्फ दो ही सिंबल्स हैं, 0 एंड 1, और वो उसी को लेके आपके हर लैंग्वेज आपकी हर प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकता है, या आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं 0-1 लैंग्वेज के अंदर. तो सेम प्रिंसिपल या सेम आंसर जो है आप यहाँ पे भी दे सकते हैं इस बात के लिए भी कि अगर आपको कोई एक बड़ी कोई सपोज़ किसी ऐसी लैंग्वेज, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको मोर देन 2 अल्फ़ाबेट्स रिक्वायर्ड हैं, तो आप उसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के अंदर पहले जिसमें जिसके अल्फ़ाबेट सेट में दो ही लेटर्स हों. लेकिन बहरहाल ऐसा भी मुमकिन है कि आप अपने अल्फ़ाबेट सेट में दो से ज़्यादा वर्ड लेटर्स भी रख सकते हैं. तो चूँकि हम चीज़ों को थोड़ा आसान रखना चाहते हैं अपने लिए, तो इस वजह से यूजुअली हम दो ही लेटर्स को लेके चल रहे होते हैं. तो आपने पढ़ा इन ऑटोमेटा थ्योरी के, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, कि हम नॉर्मली उस अल्फ़ाबेट सेट को सिग्मा से डिनोट करते हैं जी, और इस तरह से उसे हम लिखते हैं एक सेट की शक्ल में, और जो उसके लेटर्स हैं उसको आप उसमें कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं.
बाकी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज ऑलरेडी मैं इस पे बात कर चुका हुआ हूँ। अब वर्ड की अगर हम बात करें तो हर वो हर स्ट्रिंग जो अल्फ़ाबेट लेटर्स को आपस में रिपीट कर कर के एक दूसरे से मिला के बनाए जा सकते हैं और वो लैंग्वेज में भी एग्जिस्ट करें। मतलब वो जो स्ट्रिंग्स हैं जो बनाई जा सकती हैं वो फिर उस लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करें, उस लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करें, तो फिर हम उसे वर्ड कहते हैं। और अगर वो स्ट्रिंग तो बन सकती है इन अल्फ़ाबेट से, लेकिन उसके लिए ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो उसे हम एक स्ट्रिंग तो कह सकते हैं लेकिन उस लैंग्वेज के लिए वर्ड नहीं कह सकते। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वर्ड एंड स्ट्रिंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। अगर हम बात करें नल स्ट्रिंग की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपने ये शो करना हो एब्सेंस ऑफ वर्ड्स, नथिंग को शो करना हो, या आपने कहना हो कि जैसे एम्प्टी सेट का एक हमारे पास यानी आप यूँ समझ लें कि एब्सेंस ऑफ लेटर्स को अब जब आपने शो करना हो तो उसके लिए हम नल स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। बट इसको हम ये नहीं कह सकते कि इट इज़ इक्वलेंट टू नथिंग। It is something, but showing the absence of the alphabets which you have defined for your language. So you have already studied this. इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए या पता होना चाहिए कि बेसिकली इसका काम क्या है या इसको कैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी कुछ ऑपरेशंस हैं बड़े इम्पॉर्टेंट जो आप लैंग्वेज के अंदर इन लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे मैं लिखता हूँ पावर की अगर हम बात करें तो, और मैं लिखता हूँ जी के ए एक लेटर है। ओके, मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ लिखने के लिए तो शायद इतनी अच्छी लिखाई नहीं आएगी, बट आई थिंक अंडरस्टैंडेबल होगी। अगर मैं लिखता हूँ A2 या A पावर 2, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें 2 एज हैं। बेसिकली पावर ये बता रही है। अगर मैं A पावर 4 लिखूँगा तो इसका मतलब ऐसी स्ट्रिंग जिसमें 4 एज हैं। अगर मैं लिखता हूँ A B होल पावर 2, तो ए बी को 1 यूनिट कंसिडर करते हुए इसे 2 टाइम्स ये कंकैटिनेट कर देगा आपस में या रिपीट करेगा, तो ये बनेगा ए बी। तो बेसिकली एक नोटेशन है, एक ऑपरेशन है इन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एक बड़े वर्ड को, एक बड़ी स्ट्रिंग को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए। दूसरा एक और बड़ा वेल नोन ऑपरेशन है जिसको आप जानते होंगे, क्लीन स्टार। अगर हम यूजुअली इसे लिखना हो तो हम इसे लिखते हैं पावर की जगह पे किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर, किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर आप इसे स्टार यू मेंशन करते हैं, इसे क्लीन स्टार कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप उस स्ट्रिंग को जिसके ऊपर आपने स्टार लिखा हुआ है उसको एनी नंबर ऑफ टाइम्स आपस में कंकैटिनेट करके कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हैं, इवन 0 नंबर ऑफ टाइम्स भी। यानी अगर मैं इस ए को 1 टाइम यूज़ करूं तो मेरे पास जो स्ट्रिंग बनेगी वो 1 ए होगी। अगर मैं इसे 2 टाइम्स कंकैटिनेट करूं या रिपीट करूं तो मेरे पास 2 ए डबल ए बन सकता है। अगर मैं इसे 3 टाइम रिपीट करूं या कंकैटिनेट करूं तो मेरे पास 3 एज बनेंगे। और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं, इवन 0 नंबर ऑफ टाइम। तो जब मैं ए को 0 टाइम्स रिपीट करूँगा, मतलब एक भी बार रिपीट नहीं करूँगा या एक भी बार इसे काउंट नहीं करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे नल आएगा। तो बेसिकली ये जो ए स्टार है, इट रिजल्ट्स इन एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, यानी नल ए डबल ए। बेसिकली ये एक सेट नहीं है, ये एक स्ट्रिंग ही होगी जहाँ पे आप इसे लिख देंगे, लेकिन उससे मुराद ये होगा कि कोई भी इस सेट की कोई भी स्ट्रिंग इसमें आ सकती है। और ये कभी ना ख़त्म होने वाला एक सेट है जी, ये इनफाइनाइट सेट है। इसमें से हर स्ट्रिंग जो इस सेट में आ रही है वो रिप्लेस कर सकती है इस ए स्टार को। इसका मतलब ये है, अगर आपने 50 एज इकट्ठे लिखने हैं यू कैन राइट ए स्टार। अगर आपने 1 लाख एज लिखने हैं यू कैन राइट ए स्टार। बट ए स्टार आप तभी लिखेंगे कि वहाँ पे 1 लाख एज अगर आ रहे हैं तो, और बाकी नंबर ऑफ़ एज भी आ सकते हों। अगर सिर्फ एक जगह पे 1 लाख नंबर ऑफ़ एज ही आ रहे हैं
फिर आप उसे ए स्टार नहीं लिख सकते। ये एक छोटी सी मैं क्लैरिटी कर दूं, यानी फिर आपको शायद ये लिखना पड़ेगा ए और उसके ऊपर 1 लाख, इस तरह से यूँ आपको लिखना पड़ेगा। एनीवेज क्लीन स्टार, यू आर फेमिलियर विद दिस। सो अगर क्लीन प्लस की बात करें तो ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेशन है जो कि इस्तेमाल होता है फॉर टू एक्सप्रेस द पार्ट्स ऑफ सम एक्सप्रेसिंग टेक्निक्स। तो अगर हम क्लीन प्लस की बात करें तो अच्छा, यहाँ पे मैं ए स्टार में सॉरी एक चीज़ और बता दूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हो ए, कोई एक स्ट्रिंग हो ए बी ए स्टार, तो आपको पता है कि अब ये ए बी ए को एक सिंगल यूनिट कंसीडर करते हुए एनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकता है। मतलब इस स्ट्रिंग का मतलब ये है कि इसकी जगह पे नल आ सकता है, यानी 0 नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया जाए ए बी ए को, या इसकी जगह पे ए बी और ए आ सकता है, 1 टाइम आ सकता है ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग, या फिर ये 2 टाइम भी आ सकती है ए बी ए, फिर ए बी ए। इसी तरह से ये 3 टाइम आ सकती है, 4 टाइम आ सकती है, 5 टाइम आ सकती है, एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स ये पूरे का पूरा स्ट्रिंग रिपीट होगा, यानी ए बी ए की चंक्स की शक्ल में एनी नंबर ऑफ टाइम्स। इसे आप कंकैटिनेट करके कोई भी वर्ड बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का मतलब ये है। तो हम वापस आते हैं प्लस ऑपरेटर पे। तो प्लस ऑपरेटर जो है वो आप जानते हैं कि उसका मतलब क्या है कि नल के अलावा, यानी रेपिटेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स हो सकती है, लेकिन नल नहीं बस आ सकता उसमें। अगर मैं ए प्लस लिखा हुआ है कहीं पे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नल के अलावा ये जो बाकी वाला सारे का सारा पोर्शन है, सपोज़ अगर मैं ए प्लस लिखूँ तो ये सारे का सारा ये आ सकता है, लेकिन ये जो इसमें एक 0 नंबर टाइम रिपीट वाली बात थी वो नहीं आ सकती। इसका मतलब ये है जी। तो यू आर फेमिलियर विद दीज ऑपरेशंस। अच्छा जी, फिर हमारे पास कुछ और ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट और एंड डिफरेंस ऑफ लैंग्वेजेस कि ये भी बहरहाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनियन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई दो सेट्स हैं और आप उन दो या अच्छा, लैंग्वेज इज़ अ सेट, रिमेंबर लैंग्वेज एक सेट है। बेसिकली लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ वर्ड्स। तो हर वर्ड उस सेट का एक एलिमेंट है। तो आप एक लैंग्वेज लिखते हैं, चाहे वो फाइनाइट है या वो इनफाइनाइट है, आप उसे एक सेट कह सकते हैं। तो आप दो लैंग्वेजेस या दो सेट्स को यूनियन कर सकते हैं, आप उनका इंटरसेक्शन ले सकते हैं, आप उनका कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। यूनियन करने से क्या मुराद है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक लैंग्वेज L1 जो है वो है जी बराबर एक ऐसे सेट के जिसमें A आ रहा है, डबल A आ रहा है और फिर B आ रहा है, और इसी तरह से मेरे पास एक और लैंग्वेज है L2, तो मैं कहता हूँ उसमें मेरे पास डबल A आ रहा है और डबल B आ रहा है जी। तो अगर मैं अब इनका यूनियन लेता हूँ तो मेरे पास रिज़ल्टेंट सेट क्या होगा या रिज़ल्टेंट लैंग्वेज क्या होगी। तो यूनियन क्या करता है कि तमाम एलिमेंट्स जो दोनों में आ रहे हैं उनको इसमें इकट्ठा कर देगा। तो यहाँ पे पहले सेट में A आ रहा है वो एज़ इट इज़ आ जाएगा, डबल A आ रहा है वो एज़ इट इज़ आ जाएगा, B आ रहा है वो एज़ इट इज़ आ जाएगा, फिर डबल A दूसरे सेट के एलिमेंट्स आ गए तो उसमें डबल A आ रहा है वो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता डबल B आ जाएगा। तो ये तो है यूनियन। इसी तरह से अगर आप इंटरसेक्शन की बात करें तो दोनों में जो कॉमन हैं वो आप जानते हैं कि यहाँ पे आ जाएंगे, और अगर हम इनमें कॉमन देखें तो देयर इज़ ओनली वन एलिमेंट विच इज़ कॉमन, दैट इज़ डबल ए। ठीक है जी। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा कि हम कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या ले रहे होंगे, क्योंकि फ़र्ज़ कर लें कि अगर मैं कहता हूँ जी व्हाट इज़ दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ L1, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इसे यूँ भी लिखा जा सकता है L बार से भी और LC से भी लिखा जा सकता है। तो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट है क्या?
तो फिर आपके पास एक बड़ा सेट होना चाहिए जिसमें से आप वो सारे एलिमेंट्स निकाल दें जो L1 के अंदर मौजूद हैं। मैं L1 की बात कर रहा हूँ, ये एक यूनरी ऑपरेटर है, और बाकी के सारे एलिमेंट्स लिख दें। सपोज़ मेरे पास जो एक यूनिवर्सल सेट है वो मुश्तमिल है उन तमाम एलिमेंट्स पर जो ए और बी से बन सकते हैं, क्योंकि मेरा मेरा जो अल्फ़ाबेट सेट है वो मुश्तमिल है ए बी पर इन दिस केस। तो फिर ए बी से बनने वाली हर स्ट्रिंग जो है वो मिलकर एक यूनिवर्सल सेट बना रही है। और उसमें से अगर मैं L1 वाले वर्ड्स निकाल दूँ, ए निकाल दूँ, डबल ए निकाल दूँ और बी निकाल दूँ, और बाकी जो कुछ बचे वो फिर मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट होगा। यानी उसमें नल आ जाएगा, बी आ जाएगा, अब उसे यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ, नल आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए नहीं आएगा क्योंकि ए L1 में था। फिर उसके बाद डबल ए नहीं आएगा, ए बी आ जाएगा, बी ए आ जाएगा, डबल बी आ जाएगा, सॉरी ए बी भी नहीं आएगा, बी भी था उसमें, ये भी निकाल दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है जी। और डिफरेंस ऑफ टू लैंग्वेजेस के अगर आपके पास दो सेट्स हैं तो पहले अगर आप ए माइनस बी कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट सेट माइनस सेकंड सेट कर रहे हैं या सेकंड सेट माइनस फर्स्ट सेट कर रहे हैं। मैं इसे अब वैसे ही वर्बली बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ L1 माइनस L2, तो इसका मतलब है L1 में के एलिमेंट्स में से L2 के एलिमेंट्स निकाल दें और जो बाकी आपके पास बचेंगे L1 के एलिमेंट्स, वो इसका जवाब होगा। तो ए डबल ए और बी में से अगर हम डबल ए निकाल दें, क्योंकि डबल ए ही है L2 में जो इसमें नहीं है, बाकी ए और बी जो है वो इसका रिजल्टेंट सेट होगा। तो इसी तरह से जी कुछ ये बुनियादी बातें थी रिलेटेड टू लैंग्वेजेस। अगर हम एग्ज़ाम्पल्स कुछ देखें तो देखें, लैंग्वेज एक्सप्रेस करने के बड़े तरीके हैं। एक तरीका क्या है, सिंपल सेट की शक्ल में उसे लिख दिया जाए, जैसे कि ये लिखा हुआ है। ये एक लैंग्वेज L1 L2 जो है ये सेट की फॉर्म में आपने एक्सप्रेस कर दिया है। लेकिन जब आपकी लैंग्वेजेस कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, उसमें उनके अंदर बड़े ज़्यादा रूल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को इतने आसान और सीधे तरीके से आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उसके लिए फिर हमें कोई और नया तरीका चाहिए। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक तरीका ये भी है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। ये जो हैं ये भी कुछ तरीके हैं लैंग्वेज एक्सप्रेस करने के। लैंग्वेज एक्सप्रेस करने का ये एक तरीका क्या है, ये मैं बता रहा है कि एल इज़ अ लैंग्वेज। ठीक है जी। जिसके अंदर हर वो स्ट्रिंग एक्स पाई जाती है जो कि विच इज़ मेंबर ऑफ ए बी स्टार। अब ये ए बी स्टार क्या है, ए बी स्टार से मुराद ये है कि ए बी स्टार एक सेट है जिसके अंदर जिस पर क्लीन स्टार ये बता रहा है कि हम ए और बी को रिपीट करते हुए आपस में मिलाकर कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो ए बी स्टार एक्चुअली इज़ अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉसिबल स्ट्रिंग्स विच मे बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए एंड बी। ए आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, बी ए आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो एनी ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो आप ए बी से बना सकते हैं, दैट इज़ ए बी स्टार। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एल के अंदर हर स्ट्रिंग एक्स आ सकती है जो कि ए बी स्टार के अंदर मौजूद हो। मतलब ए बी स्टार में क्या है, तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स। तो इस ए बी स्टार की तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स में से हर स्ट्रिंग को हर उस स्ट्रिंग को एल में रखा जा सकता है सच दैट के या गिवन कि द लेंथ ऑफ, ये जो मॉड ऑपरेटर है ये वाला, ये लेंथ को शो कर रहा है। द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग एक्स इज़ ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 8। तो वैसे ए बी स्टार इज़ एन इनफाइनाइट सेट, इसमें तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स आएंगी। लेकिन जब आप इस पर चेक लगा दिया कि भाई तमाम वो स्ट्रिंग्स जो ए बी स्टार के अंदर मौजूद हैं लेकिन उनकी लेंथ 8 या 8 से कम है, वो इस लैंग्वेज एल में आ सकती हैं या इस लैंग्वेज में होंगी, तो ये एक फाइनाइट लैंग्वेज बन जाएगी। और इसका अब रूल क्या है कि इसमें नल आएगा, ए आएगा, बी आएगा, डबल ए आएगा, यानी 8 लेंथ तक तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो ए बी से बन सकते हैं वो आ जाएंगे। दूसरी लैंग्वेज की बात करें तो इसमें तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो ए बी स्टार में हैं वो उनमें से वो वाली आ सकती हैं जिनके अंदर उन स्ट्रिंग्स की लेंथ ऑड है। मतलब ये भी एक इनफाइनाइट लैंग्वेज होगी, क्योंकि अगर मैं ए बी स्टार देखूँ तो ये एक इनफाइनाइट सेट है और इसमें तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो ए बी से बन सकती हैं, चाहे उनकी लेंथ ऑड है या इवन है, वो एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन अब ये जो लैंग्वेज मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, इस लैंग्वेज का अब रूल ये है कि इसमें तमाम स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ ऑड होगी
वो आएगी और इवन लेंथ वाली नहीं आएंगी। अगर आप तीसरी लैंग्वेज की बात करें तो तमाम वो स्ट्रिंग्स जिनमें, अब इसको कैसे पढ़ते हैं, ये भी एक नोटेशन है कि नंबर ऑफ एज, एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एज इन स्ट्रिंग एक्स, कि उस एक्स स्ट्रिंग के अंदर जो नंबर ऑफ एज हैं दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ बीज इन दैट स्ट्रिंग। तो फ़र्ज़ करें मैं अगर बात करूं एक स्ट्रिंग की ए बी ए बी, ये ज़ाहिरी बात है कि ये तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स के सेट में ये वाली स्ट्रिंग भी होगी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इस लैंग्वेज में जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाली लैंग्वेज जो है, क्या इसमें ये ए बी स्ट्रिंग होगी? तो देखिए इसमें नंबर ऑफ़ एज 3 है और नंबर ऑफ़ बीज 2 हैं। तो सिंस नंबर ऑफ़ एज आर ग्रेटर दैन नंबर ऑफ़ बीज, सो वी कैन से दिस स्ट्रिंग विल बी पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज। तो अगेन दिस विल बी एन इनफाइनाइट लैंग्वेज, क्योंकि ऐसी स्ट्रिंग्स इनफाइनाइट होंगी जिनमें एज की तादाद बीस की तादाद से ज़्यादा होगी, क्योंकि हम तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में से देख रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इस लैंग्वेज की बात करें जी, तो तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स जिनमें x की लेंथ जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2, एक बात तो ये हो गई। और x जो है वो बिगिनस एंड एंड्स विद b का मतलब है कि वो a b से शुरू हो और b पर ही ख़त्म हो। मतलब ये इस लैंग्वेज के अंदर हर वो वर्ड आएगा जो b से शुरू होगा और b पर ही ख़त्म होगा, और उसके लेंथ जो है, जाहिर सी बात है बी से शुरू होकर बी पर ख़त्म हो रहा है, तो दो तो लेंथ कम वाला चेक तो पूरा हो गया। अब यहाँ पे बीच में कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग मे कम इन बिटवीन, यानी नल भी आ सकता है इवन, क्योंकि अगर नल भी आएगा तब भी ये डबल बी बन जाएगा और इसकी लेंथ दो तो कम से कम रहेगी, और बी से शुरू होकर बी पे ख़त्म भी हो रहा होगा। तो ये कैसी लैंग्वेज बनेगी, जो ऐसा वर्ड बनेगा जो इस लैंग्वेज में होगा। तो ये 4 एग्ज़ाम्पल्स सिर्फ मैंने दिखाई हैं, और इस तरह की बीसियों एग्ज़ाम्पल्स आप बुक्स वगैरह में देख सकते हैं। लेकिन इसमें दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास बाज़ात रूल्स इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि अगर आप उसे आम सेट की शक्ल में लैंग्वेज लिखें तो शायद आप उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाएँ। तो हमें एक्सप्रेसिव पावर ज़्यादा चाहिए अगर हमारी लैंग्वेज के रूल्स बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। तो एक्सप्रेसिव पावर जब ज़्यादा चाहिए होगी तो हम नए नए तरीके ढूंढेंगे अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के, जिनमें से रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ वन ऑफ दैम, जो कि सबसे बेसिक एक तरीका होगा। और कुछ फिर आगे लैंग्वेजेस आएंगी जिनको रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो हम देखेंगे सी एफ जी, आप देख चुके हुए हैं, हम रिवाइज़ करेंगे उसे, सी एफ जीज़, और फिर जिनको सी एफ जी नहीं कर पाएगी। So regular expression is expressible by regular language is expressible by regular expression. तो अब हम एक मेथड जो कि एक्सप्रेस करने का लैंग्वेजेस को, उसकी बात करेंगे कि we can use we can use regular expression as an expressing technique टू एक्सप्रेस सम लैंग्वेजेस, लेकिन उसकी लिमिटेशन है और वो एक ख़ास तरह की लैंग्वेजेस को एक्सप्रेस कर पाएगा जिनको हम रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। हियर यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट सेट है उसमें जितने भी हमारे पास सिंबल्स या लेटर्स होंगे वो सारे के सारे इंडिविजुअली हर एक अपनी जगह पे कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन है। For example, if my alphabet set is equal to A and B, then A is also a regular expression, B is also a regular expression, और इसके बाद हम 3 तरह के डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए फर्दर रेगुलर एक्सप्रेशंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस को मिलाकर। यानी उनमें से पहला ऑपरेशन जो है वो है कंकैटिनेशन। वी कैन कंकैटिनेट 2 वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशंस टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन। We can and the second one is alternation, which may also be called as an OR operator. So we can connect two regular expressions through this operator to construct a new regular expression as well. And the third one is clean star. We can take clean star of a regular expression to construct a new regular expression. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ए और बी जो कि 2 अल्फ़ाबेट सिंबल्स हैं,
ये वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। इवन नल को भी एक वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन कंसिडर किया जाता है। तो हम इन एग्जिस्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन से अब कोई भी नया रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं इन तीन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ए और बी को कंकैटिनेट करूं तो मेरे पास एक स्ट्रिंग बनेगी ए बी, जो कि एक वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अब मैं ए बी और सपोज बी को और कर दूं या ऑल्टरनेट ऑपरेटर यूज़ करूं, और या ऑल्टरनेट ऑपरेटर को हम प्लस भी लिखते हैं। ये बुक नोटेशन पर डिपेंड करता है, बुक पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी नोटेशन फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मैं ए बी प्लस बी लिखूं तो ये बेसिकली एक वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, जिसको मैं इस ऑल्टरनेट ऑपरेटर के ज़रिए कनेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें से फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ एक्चुअली कंकैटिनेशन ऑफ ए एंड बी, एंड सेकंड रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ बी, जिनको मैंने और करके एक नया रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट कर लिया। एंड सिमिलरली मैं किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन का क्लीन स्टार लूँगा तो मेरे पास जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आएगा वो भी एक वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन का यहाँ से क्लीन स्टार ले लेता हूँ तो दिस विल आल्सो बी अ वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन। अब सपोज़ मैं अगर इसी रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करूं तो ये किस तरह की लैंग्वेज जनरेट कर रहा है तो इसमें सबसे पहले हम इसके इनर जो कंपोनेंट्स हैं उनको देखें तो इसमें दो कंपोनेंट्स हैं जो जिनको हम यूनियन कर रहे हैं या और ऑपरेटर के ज़रिए हम उन्हें कंकैटिनेट कर रहे हैं। तो अगर हम इन दो कंपोनेंट्स को देखें तो यहाँ से ऑपरेटर जो हमें बता रहा है कि हम दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं टू जनरेट सम वर्ड। तो सपोज़ इससे बी भी जनरेट हो सकता है, अगर मैं ए बी या बी में से बी सिलेक्ट कर लूँ, या इससे ए बी भी जनरेट हो सकता है अगर मैं ए बी सिलेक्ट कर लूँ। और इसके अलावा अगर हम इस क्लीन स्टार को देखें तो इस क्लीन स्टार की मदद से हम एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं इस एनक्लोज्ड रेगुलर एक्सप्रेशन को और अपने वर्ड की लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं, या कोई भी किसी भी लेंथ का वर्ड जनरेट कर सकते हैं जिसमें या बी या ए बीज रिपीट हो सकते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे जैसे कि क्लीन स्टार की डेफिनेशन हमें अलाउ करती है कि आप इसे 0 टाइम्स भी रिपीट कर सकते हैं, 1 टाइम भी कर सकते हैं, और एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स यू कैन रिपीट दिस। सो अगर हम इसे 0 टाइम रिपीट करते हैं तो दिस विल जनरेट नल। अगर हम इसे 1 टाइम रिपीट करते हैं तो फिर यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ से बी भी जनरेट हो सकता है और यहाँ से ए बी भी जनरेट हो सकता है, क्योंकि दोनों में और ऑपरेटर है, हम बी भी ले सकते हैं, ए बी भी ले सकते हैं। अगर मैं इसे 2 टाइम्स रिपीट करता हूँ तो फिर मेरे पास फर्स्ट टाइम में आई कैन टेक इधर बी और ए बी, और फिर अगर मैं फ़र्स्ट टाइम बी लेता हूँ तो फिर उसके बाद मैं सेकंड टाइम में बी के बाद अगेन बी ले सकता हूँ, तो मेरे पास जो वर्ड बनेगा वो बी बी होगा। और या फिर मैं सेकंड टाइम में ए बी ले सकता हूँ तो मेरे पास जो वर्ड बनेगा वो बी ए बी होगा जी। इसी तरह से अगर मैं दूसरे केस में देखूँ तो फर्स्ट टाइम अगर मैं ए बी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सेकंड टाइम में अगेन अगर मैं ए बी लेता हूँ तो मेरे पास जो वर्ड होगा वो होगा ए बी, और अगर मैं सेकंड टाइम इसमें से बी ले लेता हूँ तो मेरे पास जो वर्ड होगा वो होगा ए बी बी। तो एक्चुअली यहाँ पे 4 पॉसिबल वर्ड्स मेरे पास जनरेट हो सकते हैं जो कि यहाँ पे एनलिस्टेड हैं अगर मैं 2 टाइम्स रिपीट करता हूँ क्लीन स्टार की वजह से। और सिमिलरली इफ़ आई रिपीट 3 टाइम्स तो आप देखेंगे कि वर्ड्स फिर ज़्यादा इसमें 3 लेंथ या 4 लेंथ तक जा सकते हैं। और इसी तरह से एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिपीटेड टू जनरेट एनी वर्ड। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसमें हम इन 3 ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, कंकैटिनेशन, ऑल्टरनेशन एंड क्लीन स्टार, और इसकी मदद से हम कोई भी एक न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और फिर रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली एक किसी न किसी एक लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर रहा होगा, किसी न किसी एक लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रहा होगा, जिसको हम किसी एक सेट ऑफ वर्ड्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसी लैंग्वेज की बात करूं जो मैंने ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया है,
तो इसको देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक नंबर एक तो ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है। क्यों इनफाइनाइट है? ये क्लीन स्टार इस लैंग्वेज को इनफाइनाइट बना देगा। इनफाइनाइट लैंग्वेज वो होती है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स आ सकते हैं। अलबत्ता वो वर्ड्स किस तरह के होंगे? वो वर्ड्स इस तरह के होंगे कि जिनमें ए बी और बी के कॉम्बिनेशंस होंगे। यानी हर जो कह लें चंक है या उस वर्ड के अगर हम पार्ट्स करें तो वो ए बीज़ और बीज़ के कोई भी कॉम्बिनेशन पर मुश्तमिल होगा हर वर्ड, इंक्लूडिंग नल। तो बेसिकली आप अगर इस तरह की लैंग्वेज या इस तरह के कॉम्प्लेक्स किस्म के, फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ा कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखता हूँ कि ए प्लस ए बी स्टार ए होल स्टार प्लस बी स्टार। सपोज़ ये एक लैंग्वेज है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। इसमें किस तरह के वर्ड्स आ सकते हैं? इसमें अकेला ए आ सकता है, इसमें एनी नंबर ऑफ टाइम्स बी आ सकता है इंक्लूडिंग नल, और इसमें एक इस तरह की स्ट्रिंग्स आ सकती हैं जो ए से शुरू हों और ए पे ख़त्म हों, और उनके बीच एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स बीज आ सकते हों, और या फिर ये कॉम्बिनेशन एनी नंबर ऑफ़ टाइम रिपीट हो सकता है। बहरहाल काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स किस्म के रूल्स बन जाएंगे अगर इस लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना हो। तो अगर हम एक आम सादी टेक्निक जो यूज़ कर रहे थे सेट की शक्ल में लैंग्वेज को लिखने वाली, अगर वो यूज़ की जाए तो शायद इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूल्स को फिर हम सेट वाली फॉर्म में ना लिख सकें। तो उसके लिए फिर हमारे पास ये एक बड़ी अच्छी एक्सप्रेसिंग टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हुए अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं जी। ओके, अब हम थोड़ी सी कुछ इसकी एग्जांपल्स देखेंगे जी कि रेगुलर एक्सप्रेशन की। ऑल्दो यू हैव स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट, आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस टॉपिक एंड दैट्स वाई विल सी अ फ्यू एग्जांपल्स टू रिफ्रेश योर कॉन्सेप्ट। बाकी मैंने इसके साथ एक हैंड आउट आपके साथ जो शेयर किया है, उस हैंड आउट को आप ज़रूर देखिएगा। उसमें एग्जांपल्स भी हैं, उन्हें सॉल्व भी किया हुआ है, और इसके अलावा हमारी जो बुक्स हैं जो मैंने आपको कोर्स आउटलाइन भी मेंशन की हुई हैं, उन्हें देख लें। फॉर गुड एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेज यू मे सी कोहन्स बुक। वो गो के थोड़ी पुरानी बुक है लेकिन एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेज के लिए बड़ी अच्छी है, उसे देख सकते हैं आप। तो यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका रूल ये है कि उसमें सिर्फ 3 ही वर्ड्स होंगे, 0 होगा या 11 होगा या 101 होगा, तो इट मीन्स कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो फाइनाइट है। फाइनाइट लैंग्वेज के अंदर नंबर ऑफ़ वर्ड्स फाइनाइट होते हैं। तो अगर मैं इन तीनों वर्ड्स को देखूं तो शायद इनको रिलेट करके कोई रूल बनाना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसका एक आसान सा तरीका सॉरी इसका एक आसान सा तरीका जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का, वो ये है कि आप इसके तमाम वर्ड्स को यूनियन कर दें। यानी अगर इससे हमें पता क्या चल रहा है कि अगर हमारे पास एक फाइनाइट लैंग्वेज हो और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना हो तो सिंपली आप उसके तमाम वर्ड्स को यूनियन कर दें, आपके पास जो रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा वो एक वैलिड उस लैंग्वेज के लिए एक वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अलबत्ता इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम उसके तमाम वर्ड्स को एनलिस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आपके पास सिर्फ ज़ीरोज़ हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम्स ज़ीरो कैन बी रिपीटेड, तो फिर इसके लिए हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो हम ज़ीरो क्लीन प्लस या ज़ीरो प्लस ऑपरेटर के साथ भी हम इसे एक्सप्रेस करेंगे। या फिर ये एक बड़ा वेल नॉन, एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रेगुलर एक्सप्रेशन है जो और रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर एज ए पार्ट ऑफ दैट रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ होता है, और इसको हम कहते हैं 0+1 क्लीन स्टार। यहाँ पे याद रखें कि जो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ इसमें मैं अल्फ़ाबेट सेट ए बी एज्यूम नहीं कर रहा हूँ बल्कि अल्फ़ाबेट सेट 0-1 एज्यूम कर रहा हूँ। दैट्स वाई यहाँ पे जो सिंबल्स हैं वो 0-1 है। तो यहाँ पे 0+1 क्लीन स्टार या A+B क्लीन स्टार का मतलब यह है कि एनी पॉसिबल स्ट्रिंग, तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो कि 0 और 1 को आपस में जोड़कर मिलाकर बनाई जा सकती हैं, वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो हैं उस लैंग्वेज का हिस्सा होंगी जिस लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रहा है ये रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है जी। और अगर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है तो मैंने पिछली स्लाइड पे जो एग्जांपल दी थी AB+B क्लीन स्टार की, वही वाला मेथड या रूल इस पर अप्लाई करके आप देखेंगे
तो आप कोई भी वर्ड इससे जनरेट कर सकते हैं जो 0 और 1 से बन सकता है, इंक्लूडिंग नल। ओके, ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स। अच्छा, ये आप देखें दोनों का डिफरेंस कि यहाँ पे क्लीन स्टार की बजाय प्लस ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, और प्लस ऑपरेटर आपको नल अलाउ नहीं करता, बाकी तमाम स्ट्रिंग्स जो क्लीन स्टार से जनरेट हो सकती हैं वो अलाउ करता है। तो दैट्स वाई अब अगर नल नहीं रहेगा तो बाकी फिर जो बचेगा वो 0 1 से बनने वाली तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगी जो कि बाइनरी स्ट्रिंग्स कहलाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स के लिए अगर रेगुलर एक्सप्रेशन हमने लिखना हो तो ये एक वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन है। ओके, बिगिनस एंड एंड्स विद 1। तो यानी एक ऐसी लैंग्वेज जिसका हर वर्ड 1 से शुरू होगा और 1 पर ख़त्म होगा। अलबत्ता दरमियान में उन दोनों वंस के कुछ भी आ सकता है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस में कम इन बिटवीन। तो अगर इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करें तो हमें रूल ये है कि हमें एक पहला वन लिखना होगा। ओके, इसमें थोड़ा सा रूल ये होना चाहिए, begins and ends with 1 and the length of the word is at least 2। तो ताकि कम से कम लेंथ जो है वो 2 हो, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें अगर मैं ख़ाली ये रूल देखूं तो अगर मैं ख़ाली 1 लिख देता हूं तो ये जो 1 है ये 1 से ही शुरू हो रहा है और 1 पे ही ख़त्म हो रहा है, तो ये भी एक वैलिड वर्ड होगा फिर इस लैंग्वेज में। लेकिन हम ऐसी लैंग्वेज कह रहे हैं जिसका कम से कम लेंथ 2 हो, मतलब उसमें कम से कम 2 सिंबल ज़रूर होने चाहिए। तो दैट्स वाई मैं एक 1 जिससे ये स्टार्ट हो रहा है और एक 1 जिस पे ये ख़त्म हो रहा है, तो इसको बाई मॉड्यूल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और बीच में अब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस में कम, तो उसके लिए आपको पता है कि आपको कौन सा एक्सप्रेशन लिखना है। मैंने कहा था 0 + 1 क्लीन स्टार जो है ये एज ए मॉड्यूल, एज ए कंपोनेंट अक्सर आप डिफरेंट एक्सप्रेशंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि शुरू में 1 आएगा, आखिर में 1 आएगा और बीच में कुछ भी आ सकता है, तो उस कुछ भी आ सकते को आप यहाँ पे 0 + 1 क्लीन स्टार के साथ लिखेंगे। ओके, एक ऐसी लैंग्वेज जिसका हर वर्ड जो है वो डबल ज़ीरो पर ख़त्म होगा। तो रूल ये है कि आखिर में तो डबल ज़ीरो कन्फर्म आएगा। अब शुरू में क्या आ सकता है? एनीथिंग, एनीथिंग, एनी स्ट्रिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस में कम इन स्टार्ट। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 0 + 1 क्लीन स्टार जो है वो शुरू में आप लगा देंगे, ताकि कुछ भी पहले अगर जनरेट करना है वो आप जनरेट कर लें, लेकिन आखिर में डबल ज़ीरो होगा तो ही वर्ड जनरेट होगा। ओके जी, द रूल इज़ कंटेन्स एट लीस्ट 3 वंस। कम से कम 3 वन आने चाहिए, 1 2 3। लेकिन इस पहले 1 से पहले यहाँ पे क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है तो फिर आप लिख सकते हैं 0 + 1 स्टार। यहाँ पे दोनों 1 के बीच क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 0 + 1 स्टार। तो इन दोनों वंस के बीच क्या आ सकता है? यहाँ पे भी 0 + 1 स्टार आ सकता है, और इस आखिरी 1 के बाद क्या आ सकता है? यहाँ पे भी 0 + 1 का क्लीन स्टार आ सकता है। ठीक है ना जी, क्योंकि एटलीस्ट 3 वंस जो हैं वो होने चाहिए। आई थिंक जो रेगुलर एक्सप्रेशन ऊपर लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा मसला है, क्योंकि यहाँ पे आखिरी ज़रूर ये नहीं कहा गया कि जी आखिर में लाजमी 1 होना चाहिए, आखिर में 0 भी हो सकता है। तो इट मीन्स के फिर यहाँ पे भी ये आना चाहिए था 0 + 1 क्लीन स्टार, ये यहाँ पे भी आना चाहिए था। अलबत्ता अगर आप देखें तो यस, ओके। अच्छा दीजिए, देयर इज़ अनदर एग्जांपल जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें एटलीस्ट 3 कंसेक्टिव वंस आने चाहिए, 3 कंसेक्टिव वंस। तो उसके अलावा उससे पहले जो मर्ज़ी कुछ आ जाए और उसके बाद जो मर्ज़ी कुछ आ जाए, तो उसके लिए फिर आपको 0 + 1 क्लीन स्टार जो है वो आप दोनों तरफ अपेंड कर देंगे। तो यूँ आप यूजुअली रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें जो एक बेसिक सा प्रिंसिपल है वो ये है कि जिस चीज़ को अश्योर करना है उसको पहले मेंशन कर दें, और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट एक्सप्रेशन जो है उसे फिल किया जा सकता है अकॉर्डिंगली, ताकि आप फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, हेयर आर अ फ्यू एक्सरसाइजेस। अगर हम एक फ़िज़िकल क्लास में होते तो फिर मैं ये एक्सरसाइजेस आपको वहाँ पे देता और आप उसे सॉल्व करते, और फिर हम उसका मैं रिज़ल्ट आपको, आंसर आपको शो करता।
तो ओके, सॉरी, यस, इसमें भी कुछ एग्जांपल्स गिवन है जी आपके सामने. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन देम. Okay, here are a few exercises for you to solve these exercises in 5 minutes again. कि डेफिनेटली ये वो एक्सरसाइजेज हैं जिनकी मैं बात कर रहा था कि अगर हम क्लास में होते तो मैं ये एक्सरसाइजेज आपको बोर्ड पे देता और आपसे कहता कि अब आप इसे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं. तो मैं ये चाहूँगा कि आप यहाँ पे रोक कर इस वॉइस ओवर को कोशिश करें कि क्या आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इन दो लैंग्वेजेस के लिए कि नहीं, और लिखने के बाद फिर आप उसे मैच करके देखें या अपना क्रॉस चेक करें कि वो वैलिड है कि नहीं. तो पहला ये है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, कि आपके पास जो एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर जो ज़ीरोज़ की तादाद है वो 3 के गुना में होनी चाहिए. यानी आप समझ लें कि 3 का मल्टीपल होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीरोज़ की तादाद ज़ीरो भी, आप ऐसा भी हो सकता है कि ज़ीरोज़ आए ही ना. ऐसा भी हो सकता है 3 ज़ीरोज़ हों उसमें. 3 ज़ीरो का इकट्ठा होना ज़रूरी नहीं है, मतलब टोटल 3 ज़ीरोज़ कहीं भी आ सकते हैं, या फिर 6 हो सकते हैं, या फिर 9 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं. तो 3 का कोई भी मल्टीपल जो है उतने ज़ीरोज़ किसी भी जगह पर टोटल इतने ज़ीरोज़ आने चाहिए उस वर्ड में, तब वो वर्ड वैलिड होगा उस लैंग्वेज के लिए. तो उसके लिए आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है. दूसरा जो इसमें एग्जांपल है वो ये है कि स्टार्ट्स विद ज़ीरो. वर्ड हर जो है वो ज़ीरो से शुरू होना चाहिए एंड हैज़ ऑड लेंथ, और उस वर्ड की लेंथ जो है वो ऑड होनी चाहिए. या फिर वो स्टार्ट विद वन और उसकी लेंथ जो है वो इवन होनी चाहिए. तो बेसिकली ये दो तरह के वर्ड्स आ सकते हैं इस लैंग्वेज में. तो इसके लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है. यहाँ सॉल्यूशन आप देख सकते हैं. मैं ये चाहूँगा कि इसे आप अपने तौर पे सॉल्व पहले कर चुके हैं, तो फिर आप इसे अब इसके साथ रिलेट करके मैच करके देखें कि आपका रिज़ल्ट जो है वो आंसर जो है वो कितना सही है या गलत है. Okay, here you can see a few more exercises for practice, जो कि मैं चाहूँगा कि आप अपने तौर पे करें, क्योंकि मैंने अभी एफ पर भी इसमें बात करनी है. तो ये कुछ लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें हर वर्ड ए से शुरू हो, ऐसी लैंग्वेज जिसमें हर वर्ड बी से ख़त्म हो. जो हैंड आउट मैंने आपसे शेयर किया है उसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स सॉल्व भी हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं. तो ऐसी लैंग्वेज जो जिस लेटर से शुरू ऐसी लैंग्वेज जिसका हर वर्ड जिस लेटर से शुरू हो उसी पर ख़त्म हो. अगर ए से शुरू हुआ है तो ए पर ख़त्म हो, और अगर बी से शुरू हुआ है तो बी पर ख़त्म हो. और ऐसी लैंग्वेज जिसमें एटलीस्ट एक डबल लेटर ज़रूर आना चाहिए, डबल ए या डबल बी. और ऐसी लैंग्वेज जिसमें कम से कम 2 एज़ ज़रूर होने चाहिए. डबल जहाँ पे वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब कंसेक्टिव. वैसे अगर 2 एज़ हैं तो इट मीन्स कि वो कहीं भी आ सकते हैं. और ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर जो वर्ड्स हैं उनकी लेंथ इवन हो. ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर जो वर्ड्स हैं उसकी लेंथ ऑड हो. या फिर एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर टोटल एज़ की तादाद भी इवन हो और बीस की तादाद भी इवन हो. इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो एक बहुत वेल नोन रेगुलर एक्सप्रेशन है. ये आप ज़रूर उसे पढ़ चुके होंगे अपने डेफिशिएंसी या इसके प्रीवियस ऑटोमेटा थ्योरी के कोर्स में. तो बहरहाल ये एक्सरसाइजेस मैं चाहूँगा कि आप इन्हें थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें अपने कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि मे बी कि कहीं पे इन चीज़. ओके जी, अब हम जल्दी से थोड़ी सी बात कर लेते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की. जैसे कि हमने कहा कि रेगुलर लैंग्वेजेस बड़ा एक प्रिलिमिनरी सेट ऑफ लैंग्वेजेस है जी, जो कि जिसमें जो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको हम रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं. रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है ये हम बात कर चुके हैं. तो हम देखेंगे कि ऐसी लैंग्वेजेस भी एग्जिस्ट करती हैं जो रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस नहीं हो सकती. उसके लिए फिर हमें एक्सप्रेसिंग टेक्निक को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, इन्हांस करना पड़ता है, और फिर वो लैंग्वेजेस के लिए हम एक्सप्रेसिंग टेक्निक उसको यूज़ करते हुए एक्सप्रेस कर सकेंगे. तो अब हम चूँकि लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना हमने देख लिया है, तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम एक मॉडल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक थ्योरेटिकल मॉडल जिसके ज़रिए से अब उस लैंग्वेज के वर्ड्स को एक्सेप्ट किया जा सके और हर उस वर्ड को जो उस लैंग्वेज में नहीं है उसे रिजेक्ट किया जा सके. यानी हमने अब एक रिकग्नाइज़र कंस्ट्रक्ट करना है. तो उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट सेट ऑफ मॉडल्स है उसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं जी.
फाइनाइट ऑटोमेटा जो है ये बेसिकली एक 5 टपल मशीन है। इसके अंदर 5 हमारे पास डिफरेंट कह लें कि कुछ कंस्ट्रक्ट्स हैं। नंबर 1 क्यू किसे हम कहते हैं, क्यू हम कहते हैं सेट ऑफ स्टेट्स को, कि हमारे पास जो फाइनाइट ऑटोमेटा है इसमें कुछ स्टेट्स होंगी जिनको हम सर्कल्स की मदद से इस तरह से शो करते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास ये पहली एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है। इसी तरह से और स्टेट्स भी हो सकती हैं। तो हमारे पास बेसिकली उस मॉडल में एक फाइनाइट स्टेट्स होंगी, यानी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता जी एनी नंबर ऑफ स्टेट्स। वो स्टेट्स की तादाद जो है वो फाइनाइट होगी। इसके अलावा हमारे पास एक अल्फ़ाबेट सेट होगा। जाहिर सी बात है लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना है तो आपको अल्फ़ाबेट सेट रिक्वायर्ड है। तो ये वही चीज़ है जो आपने रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए भी देखी थी कि आपके पास एक अल्फ़ाबेट सेट होगा जिसके ज़रिए से आप लैंग्वेज को या उसके वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तीसरी जो आपके पास चीज़ होगी वो ये होगी कि इस सेट ऑफ स्टेट्स में से एक ऐसी स्टेट भी होगी जिसको हम इनिशियल स्टेट कहते हैं, जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि हमारा मॉडल उस स्टेट में इनिशियली मौजूद होगा और फिर जैसे जैसे उस मॉडल पे हम काम करेंगे या उसे इनपुट करते जाएंगे वो मॉडल अपनी स्टेट चेंज करता जाएगा। तो कम से कम किसी भी चीज़ की कोई एक इब्तदाई हालत ज़रूर होती है, उसको हम इनिशियल स्टेट कह रहे हैं। तो सपोज़ मेरे इस मॉडल की इनिशियल स्टेट ये वाली है, तो जो इनिशियल स्टेट है उसको उसका जो नाम होगा जो अंदर उस स्टेट के अंदर यूजुअली लिखा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, वो नाम होगा Q0। ठीक है जी, यूजुअली, यानी ये एक नोटेशन है, आप कुछ और नाम भी रख सकते हैं। तो एक उसमें इनिशियल स्टेट होगी और फिर दूसरी चौथी चीज़ जो उसमें होगी वो होगा एक सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स। एक्सेप्टिंग स्टेट्स ऐसी स्टेट्स का मजमूआ होगा जो ये रिप्रेजेंट करेंगी कि अगर आपका मॉडल आपके वर्ड पर रन होने के बाद या उस वर्ड को जनरेट करने के बाद या स्ट्रिंग के ऊपर एग्जीक्यूट होने के बाद उनमें से किसी स्टेट पर जाके रुका तो हम कहेंगे कि मॉडल उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर उसके अलावा किसी स्टेट में रुका तो हम कहेंगे कि मॉडल उस इनपुट को रिजेक्ट कर रहा है। तो हम अपनी इनपुट मॉडल को फीड करते हैं, मॉडल उस इनपुट पर एक एक लेटर रीड करता हुआ अपनी स्टेट चेंज करता है और फाइनली किसी ना किसी स्टेट पर जाके रुकता है जब इनपुट ख़त्म होती है। और जिस स्टेट पर वो रुकता है उस स्टेट को हम देखते हैं कि क्या वो उन स्टेट्स में से है जिन स्टेट्स को हम एक्सेप्टिंग स्टेट्स डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर उनमें से है तो हम उस वर्ड को या उस इनपुट को कहते हैं कि मॉडल एक्सेप्ट कर रहा है, अदरवाइज़ हम कहते हैं कि हमारा मॉडल उस इनपुट को रिजेक्ट कर रहा है। तो ऐसी तमाम स्टेट्स के सेट को हम कहेंगे ए फॉर एक्सेप्टिंग स्टेट्स। तो टोटल हमारे पास एक बिगर सेट होगा जिसे मैं कह रहा हूँ कि वो क्यू है। उस क्यू के अंदर बहुत सारी स्टेट्स हो सकती हैं जितनी भी, लेकिन फाइनाइट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें एक तो लाजमी है एक स्टेट का होना, वो है Q0। इसके अलावा अगर आपने उसमें और स्टेट्स भी बनाई हुई हैं, Q1 है, उसमें और स्टेट है एक सपोज़ Q2 है, उसमें एक और स्टेट है सपोज़ Q3। तो जितनी भी स्टेट्स आपने और बनाई हुई हैं वो आपका सेट ऑफ स्टेट्स बन जाएगा। उसमें से जो Q है हमारे पास वो सॉरी जो Q0 है वो इनिशियल स्टेट होगी और जो A है आप ये एक सबसेट होगा इस Q सेट का, जिसके अंदर आप इन चारों में से जितनी मर्ज़ी स्टेट्स रख सकते हैं। इवन आप चाहें तो एक भी स्टेट आप एक्सेप्टिंग स्टेट ना बनाएं, जिसका मतलब होगा कि वो मॉडल कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q1 और दूसरा मैं लिख देता हूँ Q3, तो इसका मतलब ये है कि मेरे इस मॉडल में या इस जो भी एफ ए बना रहा हूँ उसमें 4 में से 2 स्टेट्स ऐसी हैं जिन पर वर्ड एक्सेप्ट हो रहा है। और जब आप इनपुट करेंगे अपनी फीड करेंगे उस मॉडल को, अगर वो मॉडल एट दी एंड जाके Q1 या Q3 में स्टॉप होता है तो हम कहेंगे कि ये वर्ड एक्सेप्ट हो रहा है, अदरवाइज़ हम कहेंगे वर्ड रिजेक्ट हो रहा है। तो ए जो है बेसिकली वो सबसेट होगा इस क्यू का, यानी इन चारों स्टेट्स में से आप चारों की चारों भी, कोई एक या दो या तीन या फिर एक भी नहीं, आप
खाली भी रख सकते हैं, इस सेट ए को एम्प्टी भी रख सकते हैं, जिसका मतलब होगा कि आपके एफ में कोई भी एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है। ओके, देन देयर इज़ अ सेट ऑफ ट्रांजिशंस, एक ट्रांजिशन फंक्शन है, ये बेसिकली एक सेट ऑफ ट्रांजिशंस डिफ़ाइन करेगा जो ये बताएगा कि आप किस स्टेट से क्या रीड करें तो किस स्टेट पर मूव करेंगे। बेसिकली इसका मतलब ये है। इसे लिखने का या इंटरप्रेट करने का तरीका क्या है कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास है, ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि ट्रांजिशन फंक्शन हमें कह रहा है कि क्यू स्टेट पर अगर हम ये सिंबल रीड करते हैं तो हम किस स्टेट पर मूव करेंगे, वो हम आगे मेंशन कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से कि जनाब मैं स्टेट Q1 से अगर ए रीड करूं तो जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो होगी Q2, या फिर मैं कहूं कि अगर मैं Q1 से बी रीड करूं तो जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो होगी Q1। तो अगर मैं इन दो ट्रांजिशंस को सिर्फ यहाँ पे प्लॉट करना चाहूँ तो सिर्फ मुझे Q1 और Q2 के हवाले से बात कर रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि इसमें यही दो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। तो Q1 से अगर मैं ए रीड करता हूँ तो कहाँ मूव कर रहा हूँ, Q2 के ऊपर, और अगर मैं Q1 से बी रीड करता हूँ तो कहाँ मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे इधर ही रह रहा हूँ। ठीक है जी, तो बेसिकली ये इन दो ट्रांजिशंस को शो कर रहा है। तो वो जो आप एफ में ट्रांजिशन शो करते हैं उसके लिए आप इस तरह से उसे लिख भी सकते हैं। तो अब आप इस डेफिनेशन को देखते हुए एक चीज़ तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि एफ बनाने का एक ग्राफिकल तरीका है जैसे कि ये वाला, और एफ बनाने का एक मैथमेटिकल तरीका भी है जैसे कि जिसके अंदर सबसे पहले आप स्टेट्स को इस तरह सेट की शक्ल में लिख देते हैं, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट सेट लिखते हैं ये वाला, उसके बाद आप फिर Q0 अंडरस्टूड है कि वो इनिशियल स्टेट है, और फिर आप एक्सेप्टिंग स्टेट्स का सेट लिखते हैं, और फिर आप इस तरह की तमाम ट्रांजिशंस को लिख देते हैं। तो जब ये आप लिख देते हैं तो जो आपके पास चीज़ बनेगी उसको हम कहेंगे कि ये हमारा एक एफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखूँ कि मेरे पास सपोज़ एक स्टेट है यहाँ पे Q0, सॉरी ये Q0 है, बहरहाल थोड़ा सा मेरे माउस की वजह से लिखना थोड़ा मुश्किल है, और Q1, दो स्टेट्स हैं। तो मैं कहता हूँ मुझे A मिलेगा तो मैं इधर ही रखूँगा इसे, और मुझे अगर B मिलेगा तो मैं इसे इधर लेके जाऊँगा, और यहाँ मुझे अगर A मिलेगा तो इधर ही रहेगा, और अगर B मिलेगा तो मैं इसे इधर लेके जाऊँगा। और यूजुअली आप जानते हैं कि आप इनिशियल स्टेट के साथ ये एरो लगा देते हैं और अपनी फाइनल स्टेट के साथ ये डबल सर्कल लगा देते हैं। तो ये मेरा एक एफ है जी। इसको मैथमेटिकली भी मैं लिख सकता हूँ। सबसे पहले मुझे लिखना होगा कि मेरे पास स्टेट्स कौन सी हैं, क्यू सेट डिफ़ाइन करना होगा। तो उसमें मेरे पास एक है जी Q0 और एक है मेरे पास Q1। दूसरी चीज़ जो मुझे डिफ़ाइन करनी होगी कि मेरे पास अल्फ़ाबेट सिंबल्स कौन से हैं, तो उसमें मुझे लिखना होगा A और B। ये ऑल्टरनेट वे है एफ एक्सप्रेस करने का। फिर Q0 मेरी इनिशियल स्टेट है, अंडरस्टूड है, और फिर मुझे ए के बारे में बताना होगा कि मेरी जो एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं। सिर्फ एक ही एक्सेप्टिंग स्टेट है तो उसका नाम है Q1, तो मैंने ए में सिर्फ Q1 लिख दिया। और फिर मुझे ट्रांजिशन फंक्शंस के बारे में बताना होगा, और वो कितने हैं, कितनी ट्रांजिशंस हैं, टोटल 4 ट्रांजिशंस हैं। तो पहली ट्रांजिशन में मुझे बताना होगा कि जी Q0 से अगर ए मिले तो कहाँ मूव करे, Q0 से ए मिलने पे ये Q0 पे ही रहे। फिर मुझे Q0 से अगर मुझे 1 मिले तो ये कहाँ मूव करे, Q0 से 1 मिलने पे ये B मिलने पे ये कहाँ मूव करे, तो B मिलने पे ये Q1 पे मूव कर जाए। और इसी तरह से अगर मुझे Q1 से A मिले तो ये कहाँ मूव करे, तो Q1 से मुझे A मिलने पे ये Q1 पर ही रह रहा है। और फिर मुझे Q1 से अगर B मिले तो ये कहाँ मूव करे, उसके लिए ये Q0 पे मूव कर रहा है। तो ये बेसिकली ये जो चीज़ हमने अभी बनाई है ये बेसिकली ऑल्टरनेट वे है इस एफ को लिखने का मैथमेटिकली। और अगर आपको याद हो तो आप एक ट्रांजिशन टेबल की मदद से भी एफ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो आपने देखा होगा जब आपने एफ को पढ़ा होगा।
ओके जी, फ्यू एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेज फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, बेसिकली वही एग्जांपल्स हैं जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए भी बात की थी। तो अब यहाँ पे हम उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं कि फॉर एफ ए भी ये एग्जांपल्स जो हैं इन्हें यूज़ किया जा सकता है जी। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं जी, अब इनको हम देख लेते हैं कि फर्स्ट वन इज़ स्टार्टिंग विद ए। तो एक ऐसी लैंग्वेज जो जिसका जो हर वर्ड है वो ए से स्टार्ट होगा। तो अगर हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन देखें तो हमारे पास ये स्टार्ट स्टेट है, जैसे हम Q0 कह रहे हैं। और हम इसमें बेसिकली एक थोड़ा सा जो कुछ कंस्ट्रक्ट करने के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं इन एग्जांपल्स के ज़रिए कि हर वर्ड ए से शुरू होना चाहिए। इट मीन्स अगर बी से शुरू हो तो फिर क्या हो, बी से शुरू हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर उसका क्या करना चाहिए, उसको मुझे किसी ऐसी जगह लेके जाना चाहिए जहाँ पे वो वर्ड रिजेक्ट हो जाए। तो उसके लिए फिर मैं एक ऐसी स्टेट बना लेता हूँ जिस स्टेट पर जाके वो वर्ड रिजेक्ट हो जाए, यानी उस स्टेट से वापस वो एक्सेप्टिंग स्टेट की तरफ ना आ सके। तो वो मैं ये वाली एक स्टेट बना देता हूँ। अलबत्ता अगर वो वर्ड ए से शुरू हो रहा है तो फिर मुझे उसे ऐसे डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए जहाँ पे वो वर्ड एक्सेप्ट हो सके। तो सपोज़ वो डायरेक्शन ये है, लेकिन क्या ए आने के बाद अगर कुछ और आ जाए तो क्या उस वर्ड के ऊपर कोई असर होगा, उस वर्ड को एक्सेप्ट होना चाहिए या फिर रिजेक्ट होना चाहिए। तो जैसे कि लैंग्वेज बता रही है कि अगर शुरू में ए आ गया उसके बाद जो मर्ज़ी आए वो वर्ड एक्सेप्ट ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि फिर ए के अगेंस्ट मैं उसको जिस स्टेट पर लेके जा रहा हूँ मैं उसे एक एक्सेप्टिंग स्टेट डिक्लेयर कर सकता हूँ। और फिर उस स्टेट पर पहुँचने के बाद में मुझे बेशक ए मिले या मुझे उस जगह पर बी मिले, मैं उसको उसी स्टेट के अंदर रखूँगा, उस स्टेट से निकालूँगा नहीं ताकि वो एक्सेप्ट ही हो। अलबत्ता अगर शुरू में मुझे बी मिल गया तो मैं उसे एक ऐसी स्टेट पर लेके जाऊँगा जिस पर वो कभी एक्सेप्ट स्टेट की तरफ ना आ सके, वो उधर ही ट्रैप हो जाए। उसके लिए मैं उसे उधर ही रखूँगा और फिर जब तक मुझे एज़ और बीज़ मिलते रहेंगे मैं उस स्टेट में ही उसे रहने दूँगा। इस तरह की स्टेट को हम वेस्ट बास्केट भी कहते हैं, जहाँ पे हम एक्चुअली अपनी स्ट्रिंग को रिजेक्ट करवाएंगे जाके। तो ये बहरहाल एक सिंपल सा तरीका है ये एक एफ़ए बनाने का कि आप उसका सक्सेस पाथ देख लें और बाकी के सारे पाथ्स जो हैं उनको रिजेक्ट की तरफ ले जाएं। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की जी, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो वर्ड है वो बी पर ख़त्म होना चाहिए। ठीक है जी, तो अगर वो वर्ड जो है वो बी पर ख़त्म होना चाहिए तो फिर इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो स्टार्टिंग स्टेट है जिसे मैं Q0 कह रहा हूँ, वहाँ पे अगर मुझे ए मिले तो मुझे क्या करना चाहिए और मुझे बी मिले तो क्या करना चाहिए। सपोज़ ए मिल गया तो क्या मुझे उस वर्ड को एक्सेप्ट वाली डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए या उसे रिजेक्ट वाली डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये ए मिला है तो ऐसा मुमकिन है कि यहाँ पर ए मिलने के बाद स्ट्रिंग ख़त्म हो जाए। तो अगर स्ट्रिंग यहाँ ख़त्म हो गई तो मुझे इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करवाना चाहिए। तो मतलब ये कि ए मिलने पर मुझे उसे एक रिजेक्ट वाली डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। सपोज़ ये डायरेक्शन मैंने रिजेक्ट करने के लिए रखी है। अलबत्ता अगर मुझे यहाँ से बी मिल जाए तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि इस बी पर ये वर्ड ख़त्म हो जाए, और अगर ये वर्ड बी पर ख़त्म हो जाए तो मुझे इसको एक्सेप्ट करवा देना चाहिए। तो इट मीन्स कि फिर मुझे इसे एक्सेप्ट वाली डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। अब इस पहली स्टेट पर तो मुझे ए मिला या बी मिला मैंने बता दिया, लेकिन अगर मैं इस बी वाली डायरेक्शन में चला गया लेकिन मुझे बी के बाद यहाँ पे एक ए मिल जाता है तो अब क्या होना चाहिए, यानी अगर इस बी के बाद मुझे ए मिल गया तो क्या इसे एक्सेप्ट पर ही रहना चाहिए। तो इससे एक्सेप्ट पर रहना चाहिए कि नहीं, इसका जवाब है नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे ये वर्ड ख़त्म हो गया तो फिर ये वर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्ट वाली स्टेट पर ही रहेगा। तो इधर एक्सेप्ट होने पर ये एक ऐसा वर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा जो बी पर ख़त्म नहीं हो रहा।
तो अगर मुझे इस बी के बाद ए मिला तो मुझे फ़ौरन इसे उस डायरेक्शन में भेज देना चाहिए जहाँ पे मैं वर्ड्स को रिजेक्ट करवा रहा हूँ। तो मुझे ए मिलने पर इसे इस वाली स्टेट की तरफ भिजवा देना चाहिए कि जी आप इस स्टेट पे चले जाएं ताकि आप यहाँ पे रिजेक्ट हो सकें। लेकिन अगर मुझे इस बी के बाद यहाँ पे बी ही मिलता, अगर मुझे बी के बाद यहाँ पे बी ही मिलता तो अभी भी वर्ड बी पर ही ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे इसके बाद बीज अगर मिलते रहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है इसे एक्सेप्ट स्टेट में रखने पे। हाँ अलबत्ता, अच्छा अब इस सेकंड स्टेट के भी मैंने दोनों रास्ते बता दिए, ए मिलने पर क्या करे और बी मिलने पर क्या करे। अब बचा ये वाली स्टेट जिसे मैं रिजेक्ट स्टेट कह रहा हूँ कि अब अगर मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो यहाँ मैं तब पहुँच रहा हूँ जब मुझे ए मिला, चाहे इस स्टेट से आ रहा हूँ, स्टेट नंबर Q0 से आ रहा हूँ, चाहे मैं इस स्टेट से आ रहा हूँ, यहाँ मैं तब आऊँगा जब मुझे ए मिलेगा। अब इस ए पर क्या मुझे हमेशा रिजेक्ट ही करना है? जब भी मुझे ए मिले मैं इस स्टेट पे पहुँच रहा हूँ, तो क्या इस ए के बाद पॉसिबल नहीं है कि मुझे फिर बी मिल सके? तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर मुझे बी मिल जाता है तो क्या ये वर्ड एक्सेप्टेबल होगा? यस, क्योंकि बी पर ख़त्म हो रहा है। तो इट मीन्स अगर इस स्टेट से मुझे बी मिल जाए तो मुझे उसको इधर लेके जाना होगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि वर्ड उस बी पर ख़त्म हो जाए और वो एक्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन अगर मुझे ऐसा हो कि यहाँ पे बी की बजाय ए मिले तो अभी भी ये वर्ड ए पर ख़त्म हो सकता है। अगर आगे कुछ और ना हुआ तो मुझे इसको उधर नहीं लेके जाना चाहिए, बल्कि इसी स्टेट पर इसे रखना चाहिए, क्योंकि अगर आगे मज़ीद ए है तो वो इस स्टेट पर ही रहे ताकि इस स्टेट पर ख़त्म होने से वर्ड रिजेक्ट हो सके अगर ए ही मिलते जाएं तो ये एक एग्ज़ाम्पल है जी बेसिकली इस तरह की लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करने की। इसी तरह से हम अगर तीसरी लैंग्वेज की बात करें तो ओके जी, द थर्ड लैंग्वेज इज़ स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम लेटर। कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें हर वर्ड जिस लेटर से शुरू होगा उसी लेटर पर ख़त्म होगा। इसको मैं थोड़ा सा एलेबरेट कर दूं कि फिर मैं ये ज़रूर कहूँ, यानी इस लैंग्वेज की मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि इसका दूसरा रूल ये भी है कि कम से कम दो लेटर ज़रूर होंगे। मतलब कम से कम लेंथ जो है वो दो होगी उस वर्ड की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब हम इसके लिए बनाएं एफ ए, तो ये मेरी अगर स्टार्ट स्टेट है Q0, तो यहाँ पे अगर मुझे अब ऐसा पॉसिबल है कि शुरू में ए भी मिल सकता है। अगर ए मिले तो फिर ए पर ही स्ट्रिंग को ख़त्म होना चाहिए, और अगर बी मिले तो फिर उसे बी पर उस स्ट्रिंग को ख़त्म होना चाहिए। तो मैं इसमें दो डायरेक्शंस निकाल देता हूँ ताकि मैं याद रख सकूँ कि अगर ए से शुरू हुआ है तो वो इस ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर बी से शुरू हुआ है तो नीचे वाली डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ए से शुरू होने पर उसे ए पर ही ख़त्म होना है, और अगर उसे बी से शुरू हुआ है तो उसे बी पर ख़त्म होना है। तो अब अगर शुरू में ए मिल गया तो इसका मतलब ये है कि अब इसे ए पर ख़त्म होना है। तो फिर कम से कम इसे जब भी एक ए मिले, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे स्ट्रिंग अगर ख़त्म हो गई तो वर्ड एक्सेप्ट होना चाहिए। तो इस वजह से ये स्टेट पर पहुँचने के बाद दोबारा अगर ए मिलता है तो हम उसको एक एक्सेप्ट स्टेट पर लेके जाएंगे, ये अज्यूम करते हुए, सॉरी ये मिस्टेकनली बी लिखा गया यहाँ पे, ओके दोबारा अगर ए मिलता है इस स्टेट से तो हम उसे एक एक्सेप्ट स्टेट पर लेके जाएंगे, ये एज्यूम करते हुए कि वर्ड ए से शुरू हुआ था और ए पे ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आपने यहाँ से शुरू में ए रीड किया और इस स्टेट पर पहुँचने के बाद ए की बजाय बी मिल गया, तो हम उसे एक्सेप्ट स्टेट पर लेके नहीं जाएंगे, बल्कि उसे इसी स्टेट पर रखेंगे जब तक कि बी मिलता जाएगा। कि अगर हमें मज़ीद बीज मिलते रहें तो वो इसी स्टेट पर रहे, आगे ना बढ़े, और वेट करे कि उसे एक ए मिले। जैसे ही ए मिलेगा तो उसको हम एक्सेप्ट स्टेट पर ले जाएंगे। अब अगर एक्सेप्ट स्टेट पर आप पहुंच गए हुए हैं, आपको सपोज़ ए मिला था, बीच में काफ़ी सारे बीज मिले थे और फिर फाइनली ए मिला, तो आप पहुंच गए एक्सेप्ट स्टेट पे। लेकिन इस एक्सेप्ट स्टेट पर पहुंच के आपको फिर ए मिल जाता है, तो अभी भी ये स्ट्रिंग वैलिड है, ए से शुरू हो रही है और ए पर ही ख़त्म हो रही है। तो इसका मतलब एक्सेप्ट स्टेट पर मुझे एक ए मिलें या 10 एज मिले, मैं उसे इधर ही रखूँगा क्योंकि वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर यहाँ पहुँचने के बाद ए की बजाय बी मिल जाता है
तो अब ये इनवैलिड वर्ड बन चुका है। ए से शुरू हुआ था, बी पे ख़त्म हो रहा है, और अगर आगे स्ट्रिंग ख़त्म हो गई तो इस वर्ड को एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं इसे निकाल कर इस डायरेक्शन में इस स्टेट पर वापस ले आऊँगा कि जी इस स्टेट पे चला जाए, क्योंकि दोबारा वेट करे कि फिर इसे अगर कोई ए मिलेगा तो ये एक्सेप्ट स्टेट पर आ सकेगा, अदरवाइज़ ये उसी स्टेट में रहेगा। तो ये है अगर ए से शुरू हो और अगर ए और उसे वो वर्ड जो है वो ए से शुरू हो और ए पर ही ख़त्म हो। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि वो वर्ड जो है वो अगर बी से शुरू हो रहा है तो सेम प्रिंसिपल उस पर अप्लाई कर दें कि फिर वो वेट करे कि वो बी पर ही ख़त्म हो। जैसे ही उसे एक और बी मिले उसे आप एक्सेप्ट स्टेट पर ले जाएं। अगर उस एक्सेप्ट स्टेट पर पहुंच के और बीज मिलते रहें तो उधर ही रखें। लेकिन अगर यहाँ पहला बी मिलने के बाद इस जगह पे कुछ एज मिलना शुरू हो जाएं तो इसे एक्सेप्ट स्टेट पर ना जाने दें, इसे वेट कराएं यहाँ पे तक ताकि बी मिले तो आगे जा सके। लेकिन अगर आखिरी स्टेट पर पहुँचने के बाद यहाँ पे जब पहुँचा था तो इसे सपोज़ एज बीज मिला, शुरू में बी मिला, कुछ एज मिले और फिर बी मिला, कुछ बी मिले, यहाँ फिर ए मिल जाता है। अब क्या होगा? अब ये वर्ड एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, इसको वापस निकालें और इस स्टेट पर ले आएँ जैसे आपने ऊपर किया था कि दोबारा वेट करें कि इसे एक और बी मिले तो ये एक्सेप्ट स्टेट की तरफ जा सके। तो याद रखें कि इस लैंग्वेज के अंदर आप किसी भी वक्त इन ये दो पोर्शंस में बटा हुआ है ये एफ ए। आप इसको नीचे वाले पोर्शन से कभी ऊपर नहीं मूव करेंगे, ऊपर वाले से नीचे नहीं आएंगे, अदरवाइज़ इसकी जो वर्किंग है वो ख़राब हो जाएगी। अलबत्ता इस एफ ए में जो क्रॉस चेक करना है आपने आखिर में, आपने ये देखना है कि क्या हर स्टेट से आपने दोनों लेटर्स के लिए रास्ता बता दिया है या कि नहीं। अगर आपने दोनों हर स्टेट से दोनों लेटर्स के लिए रास्ता बता दिया है तो फिर ये एक वैलिड है, अदरवाइज़ इसमें कुछ मिसिंग एजेस हैं। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ हैविंग अ डबल लेटर। एक ऐसी एक ऐसा एफ ए या एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें एक डबल लेटर आना चाहिए। अब वो डबल लेटर क्या हो सकता है? वो डबल ए भी हो सकता है और वो डबल बी भी हो सकता है। तो अगर आप इसके लिए एफ ए कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि हम किस तरह से एफ ए कंस्ट्रक्ट करेंगे। जी, हैविंग अ डबल लेटर, यानी मेरे पास ये स्टार्ट स्टेट है सपोज, और डबल लेटर क्या हो सकता है? डबल ए आ जाए, यानी फ़र्ज़ करें कि यहाँ से पहले सक्सेस पाथ बना लेते हैं। पहला ए मिला तो मैंने एक इंटरमीडिएट स्टेट पर ले आया। जैसे ही मुझे दूसरा ए मिला तो मैंने उसे फ़ौरन से एक फ़ाइनल स्टेट के ऊपर पहुंचा दिया, एक्सेप्ट स्टेट पर, के वर्ड एक्सेप्ट हो गया। इसी तरह से अगर मुझे एक बी मिला, मैं उसे स्टेट पर ले आया, और अच्छा इसको मैं अलहदा डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें मेक श्योर करना है कि मुझे डबल बी मिले। अच्छा, एक बार डबल बी मिल गया उसके बाद जो मर्ज़ी मिलता रहे, या डबल ए मिल गया उसके बाद जो मर्ज़ी मिलता रहे, वो वर्ड एक्सेप्ट ही होगा। तो फिर बेशक मैं यहाँ से अब इस बी के मिलने पर इसे वापस इसी एक्सेप्ट स्टेट पर ले आऊँ, मुझे अलहदा से एक्सेप्ट स्टेट फॉर डबल बी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार डबल बी मिल गया या डबल ए मिल गया और हम एक्सेप्ट स्टेट पर पहुँच गए तो उसके बाद फिर जो मर्ज़ी मिलता रहे, हमें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप चाहें तो आप बेशक इसके अंदर दो फाइनल स्टेट्स भी बना सकते हैं डबल बी के लिए अलग से, लेकिन उससे ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा एफ ए और कुछ नंबर ऑफ़ स्टेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हमने सक्सेस पाथ दोनों बना दिए, अब बचे मिसिंग एजेस के इसमें जो मिसिंग एजेस हैं वो पूरे करने हैं। तो अगर आप इनिशियल स्टेट को देखें तो इसके तो दोनों एजेस दे दिए हमने, ए का भी रास्ता बता दिया, बी का भी बता दिया। अब अगर इस स्टेट की बात करें तो इसका हमने, यानी इस पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो हमने ए के लिए तो रास्ता बता दिया लेकिन बी के लिए नहीं बताया कि भाई हमने इनिशियल स्टेट से ए मिला और हम पहुँचे इस स्टेट पे, और इस स्टेट पे पहुंचने के बाद अगर तो ए मिल गया तो एक्सेप्ट की तरफ चले जाएंगे क्योंकि डबल ए हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ बी मिल गया तो अब हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें इसे किस तरफ मूव करना चाहिए? एक्सेप्ट स्टेट पर जा नहीं सकते क्योंकि अगर ये वर्ड यहीं ख़त्म हो गया तो ना डबल ए है ना डबल बी है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। और अगर हम इसे कहें कि हम इसे वापस ले आते हैं इनिशियल स्टेट पर, यानी अगर मैं इसको यहाँ से बी मिलने पे यहाँ से बी मिलने पे इधर इनिशियल स्टेट पर वापस लेके आता हूँ, तब भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि यहाँ आने के बाद फिर एक बी और मिल गया
तो ये इस जगह पहुंच जाएगा। तो अगर एक और बी मिल गया तो ये तो डबल बी हो गया, इसे एक्सेप्ट स्टेट पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी रास्ते में ही है, तो इट मीन्स के इधर वापस तो मैं इसे लेके नहीं आ सकता हूँ, ये तो गलत है। तो इसका मतलब हुआ कि फिर मुझे अगर यहाँ बी मिलता है तो फिर मेरे पास कोई और रास्ता होना चाहिए, तो वो एक ही ऑप्शन है कि मैं उसे इधर लेके आ जाऊँ। अगर मुझे बी मिलता है और मैं उसे इधर ले आता हूँ तो अब ये ठीक है, क्योंकि अब अगर दूसरा बी मिला तो साथ ही ये इस रास्ते से फाइनल स्टेट पर पहुँच जाएगा और एक्सेप्ट हो जाएगा वर्ड। और अगर यहाँ से बी की बजाय ए मिलता है इस स्टेट से, तो उसका रास्ता भी मुझे बताना है। तो वही वाला तरीका जो आपने ऊपर बी के लिए दिया है, अब यहाँ पे आप ए के लिए दे सकते हैं कि यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो आपने बी रीड किया हुआ होगा, चाहे आप इस रास्ते से आएँ चाहे आप इस रास्ते से आएँ। तो बी के बाद अगर आपने यहाँ पे सपोज़ आप जब यहाँ पहुँचे तो आपने बी रीड किया था, और बी के बाद अब आप यहाँ पे अगर आपको मिल जाता है जी सपोज़ ए, तो अब आप इसे वापस उसी रूल के तहत इधर वापस ले आएँ, क्योंकि हो सकता है इसके बाद दूसरा ए मिले तो आप फाइनल पर पहुँच जाएँ। तो इस तरीके से आपने दोनों स्टेट्स के मिसिंग एजेस पूरे कर दिए। इस स्टेट के बारे में भी बता दिया, ए और बी दोनों रास्ते बता दिए, इसके लिए भी बता दिए। और उसके बाद फाइनल स्टेट पर अगर आप पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है कि डबल ए या डबल बी आप ऑलरेडी आपको मिल चुका हुआ है। अब आपको जो मर्ज़ी मिले आपने इसको एक्सेप्ट स्टेट पर ही रखना है, क्योंकि लैंग्वेज का जो कंडीशन थी वो पूरी हो चुकी है। तो ये बेसिकली इसका एफ ए होगा जी। इसी तरह से अगर आप ये सेकंड एग्जांपल देखें, हैविंग एट लीस्ट टू एज, कि कम से कम 2 ए होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना लेते हैं इसे कि भाई 2 ए आने चाहिए, कहीं भी आ जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसका सक्सेस पाथ बनाएं, पहला ए आ गया, दूसरा ए आ गया, तो वर्ड क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट। सिंपल सक्सेस पाथ बन गया। लेकिन अगर शुरू में बी आ जाता है तो उसे आगे मत जाने दें, उसे इधर ही रखें। फिर सपोज़ एक ए मिला, उसके बाद यहाँ पे कुछ सेंटर में कुछ बीज मिलने शुरू हो जाएं, तब भी उसे इधर ही रखें। वेट करें जब तक एक और ए नहीं आता। जैसे ही दूसरा ए आता है तो फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएं, और अब यहाँ पे आपको जो मर्ज़ी मिलता रहे आप इसको एक्सेप्ट ही करेंगे। तो बेसिकली ये भी एक एग्जांपल हो गई। हैविंग इवन लेंथ की अगर हम बात करें, मतलब ऐसी स्ट्रिंग्स जिसकी लेंथ 2 हो, तो हमारे पास ये स्टार्ट स्टेट है, ठीक है जी। और यहाँ से हमें ए मिले या हमें बी मिले, ये मैटर नहीं करता अब ए मिल रहा है कि बी मिल रहा है, क्योंकि हमें लेंथ से अब फ़र्क, लेंथ मैटर कर रही है। हम उन अल्फ़ाबेट्स को हम देख नहीं रहे, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। ए मिला या बी मिला, हम इस स्टेट पर आ गए, ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी क्लियर करूँगा, मैं इसे 2 तरीके से बनाऊँगा। ए मिला या बी मिला, मतलब यहाँ पे पहुँचने पे जो लेंथ है वो आपकी ऑड हो जाएगी। तो अगर मैं फ़र्ज़ करें अब इस दूसरी स्टेट पर पहुँच के मुझे ए या बी मिले तो क्या होगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इवन लेंथ में 0 भी आता है, 2 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है, 8 भी आता है, मतलब ये सारे इवन है। तो चूंकि 0 भी आता है तो इसका मतलब ये है कि फिर बिना कुछ रीड किए ही जिस स्टेट पर आप हैं उसको भी एक्सेप्ट स्टेट होना चाहिए, क्योंकि 0 लेंथ मतलब आपने कुछ भी रीड नहीं किया, तो दैट शुड बी एक्सेप्टेबल, मतलब नल जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है जी। तो नल को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो इसके लिए फिर बाज़ूकात हमें अपनी स्टार्टिंग स्टेट को साथ ही साथ एक्सेप्ट स्टेट भी बनाना पड़ता है। तो ये जो हमारी स्टार्टिंग स्टेट है ये एट दी सेम टाइम एक्सेप्ट स्टेट भी है। क्यों एक्सेप्ट स्टेट है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है अगर उसके अंदर लेटर ही कोई नहीं है तो उसे एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि 0 लेंथ इज़ एन इवन लेंथ, तो लिहाजा ये एक्सेप्ट स्टेट है। जैसे ही हमें ए या बी मिला तो लेंथ क्या हो गई, ऑड, और फिर हमें दोबारा एक ए या बी मिलेगा तो लेंथ दोबारा वापस इवन हो जाएगी। अगर वापस इवन हो जाएगी तो मैं इसे वापस इधर ले आऊँगा। तो इस तरह से जैसे ही लेंथ दोबारा इवन होगी ये वापस एक्सेप्ट स्टेट पर आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा एफ बनेगा इस लैंग्वेज के लिए, जिसमें जब जब वर्ड की लेंथ इवन होगी वो इस स्टेट पर मौजूद होगा, और जब जब इसकी लेंथ ऑड होगी इस स्टेट पर मौजूद होगा। तो अगर आपने इसको इसी एफ को ट्रांसफॉर्म करना है दूसरी लैंग्वेज के लिए जिसमें मैं कह रहा हूँ कि जी लेंथ ऑड होनी चाहिए, तो क्या करना, ओके, एन एफ ए, नॉन डिटर्मिनिज्म एंड एन एफ ए। ओके, इस पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो नॉन डिटर्मिनिज्म है
इससे मुराद क्या है कि अगर हम अपने एफ़ए को अगर हम उस एफ़ए को कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि किसी एक स्टेट से हम एक सिंबल के लिए मल्टीपल पाथ्स दे दें, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी ये मेरे पास एक स्टेट है, नॉन डिटर्मिनिज्म क्या है ये हम देख रहे हैं। अगर मुझे ए मिला तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा इस स्टेट पर, और अगर मुझे बी मिला तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा इस स्टेट पर। और एक मैं और बात यहाँ पे कर देता हूँ कि जी अगर मुझे बी मिला तो मैं इसी स्टेट पर बी रहूँगा एट दी सेम टाइम। तो अब आप बी के लिए दो रास्ते यहाँ पे बता रहे हैं, एक कि वो उसी स्टेट पर है और एक वो एक और स्टेट पर मूव कर जाए। दिस इज़ कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिज्म। और नॉन डिटर्मिनिज्म हमें ये अलाउ करता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्टेट से एक सिंबल मिल रहा है और हम उसके लिए एक से ज़्यादा रास्ते बता रहे हैं, तो जिस भी रास्ते से वर्ड एक्सेप्ट हो गया वो वर्ड एक्सेप्टेबल होगा। रिजेक्शन के लिए ज़रूरी है कि जितने पॉसिबल पाथ्स हैं सभी पर से वर्ड एक्सेप्ट ना हो पाए। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि हमारा मॉडल उस वर्ड को रिजेक्ट कर रहा है। सो दिस इज़ नॉन डिटर्मिनिज्म विच मेक्स आवर मॉडल मोर सिंपलर। और दूसरा ये है कि क्या हम इस तरह करने से अपने मॉडल की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसी लैंग्वेजेस जो पहले सिंपल डिटर्मिनिस्टिक एफ़ए के ऊपर एक्सेप्ट नहीं हो सकती थी, लेकिन जब हमने ये अलाउ कर दिया कि नॉन डिटर्मिनिज्म भी आ सकता है मॉडल में, तो उससे लैंग्वेज एक्सेप्ट होनी शुरू हो जाए। इज़ दिस पॉसिबल? ये भी एक क्वेश्चन है जिसको आपने डेफिनेटली ऑटोमेटा थ्योरी में देखा होगा कि एनएफए और एफए इक्वलेंट हैं। इसमें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अलबत्ता पीडीएस में नॉन डिटर्मिनिज्म स्ट्रेंथ बढ़ा देता है मॉडल की। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की जी। तो इसमें एक बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि याद रखें कि हर डीएफए मतलब डिटर्मिनिस्टिक एफए, एक बाय डेफिनेशन एक एनएफए जो बी होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हर डीएफए को बाय डेफिनेशन एनएफए बी कहा जा सकता है, क्योंकि एनएफए कहने के लिए एफए को ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक स्टेट से किसी सिंबल के लिए मल्टीपल एजेस निकालें तो ही आप कहेंगे कि ये जो है अब ये एनएफए है। तो हर डीएफए बाय डेफिनेशन एनएफए होता है। अलबत्ता आगे जाके एक क्लीन्स थ्योरम की मदद से, या आप ये प्रूफ भी करते हैं ऑटोमेटा थ्योरी के कोर्स में, जो कि हम यहाँ पे खैर नहीं कर रहे, हम तो रिवाइज कर रहे हैं जस्ट एफए और एनएफए को। तो उसमें ये प्रूफ करते हैं कि एनएफए भी डीएफए में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी एनएफए से डीएफए बनाया जा सकता है। तो जिससे ये बात साबित होती है कि डीएफए एनएफए में कन्वर्ट बाय डेफिनेशन है हो जाता है, और एनएफए को आप एक मेथड के ज़रिए डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे पता ये चलता है कि डीएफए एंड एनएफए आर इक्विवेलेंट, और नॉन डिटर्मिनिज्म ऐड कर देने से एफए में उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं बढ़ जाती, बल्कि वो फिर भी उतना ही उसकी स्ट्रेंथ रहती है जितनी के पहले थी, और वो उन्हीं लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर पाता है जिन लैंग्वेजेस को वो पहले एक्सेप्ट कर पा रहा था बतौर डीएफए। अलबत्ता नॉन डिटर्मिनिज्म किसी जगह पे हमें फ़ायदा भी देता है या इंक्रीज़ भी कर देता है मॉडल की स्ट्रेंथ को। वो आगे पीडीएस में हम जाके देखते हैं कि वहाँ पे ऐसा ज़रूर हो सकता है। तो अलबत्ता यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स अब बात कर रहे हैं, तो दो तीन देख लेते हैं एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग विद ए। स्टार्टिंग विद ए में क्या है कि ये मेरी इनिशियल स्टेट है जी सपोज़। तो ए से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम ए से वर्ड स्टार्ट किया और अगर हमें ए मिल गया तो हम उसे फ़ौरन एक्सेप्ट स्टेट पर ले जाएंगे, और उस एक्सेप्ट स्टेट के ऊपर जाने के बाद अगर हमें फर्दर जो भी कुछ मिलेगा उसे उधर ही हम रखेंगे और उस वर्ड को एक्सेप्ट करवा देंगे। लेकिन इसमें और एफए में क्या फ़र्क है, डीएफए में क्या फ़र्क है? अगर ये डीएफए होता तो फिर डीएफए के केस में मुझे इस स्टेट पर ये भी बताना पड़ता कि भाई अगर स्टार्टिंग विद ए के केस में अगर मुझे शुरू में बी मिल गया तो क्या करे। तो मैंने बताना होता मुझे कि बी मिलने के केस में ये एक वेस्ट बास्केट में जाता और वहाँ जो भी कुछ मिलता ये उसको उधर ही आइट्रेट करवा के रिजेक्ट करवाता। तो ये वाला जो रेड कलर में लिखा हुआ पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये बेसिकली अगर डीएफए होता तो मुझे ज़रूर मेंशन करना पड़ता, क्योंकि डीएफए में मिसिंग एजेस नहीं होते, आपको हर एज हर ट्रांजिशन के बारे में बताना होता है। लेकिन चूंकि ये एक हमारे पास ये एक
NFA है तो NFA में आप ये रेड वाला पोर्शन अगर नहीं भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली बी मिलने पर ये रिजेक्ट कर देगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आप बात करें एंडिंग विद बी की, तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास अगर एक स्टेट है और मुझे बी यहाँ से मिलता है तो मैं उसे एक्सेप्ट स्टेट पर ले जाऊँगा, ठीक है जी। और अगर मुझे यहाँ पे ए मिले या बी मिले, इसे मैं इधर ही रखूँगा। तो ये आप देखें कि ये कितना डिफरेंट है उस एफ से जो हम जो DFA के केस में हमने जो मॉडल बनाया था, उस मॉडल से ये कितना डिफरेंट है। अब ये देखें कि यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिज्म कहाँ आ रहा है कि फर्स्ट स्टेट से बी मिल रहा है, तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, फाइनल की तरफ भी जा सकता है और इस स्टेट पर बी रह सकता है। अब होगा क्या, सपोज आप इसे एक वर्ड इनपुट करें, ए बी बी ए बी, ये वर्ड इनपुट किया। मैं चाहता हूँ कि क्या ये वर्ड इस मॉडल पे एक्सेप्ट होगा कि नहीं। अब ये कैसे इस मॉडल पे कैसे चलेगा, अब मैं ये स्टेट 1 है सपोज़ और ये स्टेट 2 है, ठीक है जी। तो मैं स्टेट 1 पे हूँ, मेरे पास ए आया, ए से मुझे एक ही रास्ता मिल रहा है, तो मैं ए के अगेंस्ट 1 से 1 पर मूव कर जाऊँगा। फिर वहाँ मुझे बी मिला, यहाँ से मेरे पास दो रास्ते हैं, एक बी के अगेंस्ट मैं किधर जा सकता हूँ, मैं स्टेट नंबर 1 पे ही रह सकता हूँ, और दूसरा बी के अगेंस्ट मैं किधर जा सकता हूँ, मैं स्टेट नंबर 2 पर मूव कर सकता हूँ। ये दो रास्ते हैं, मुझे दोनों रास्तों को देखना होगा, जिस भी रास्ते से वर्ड एक्सेप्ट होगा वो एक्सेप्टेबल होगा। फिर मुझे ये दूसरा बी, ये वाला बी मिला। अब अगर तो मैंने 1 वाला रास्ता लिया था तो यहाँ से मुझे फिर दो रास्ते मिलेंगे कि मुझे अगर बी मिला तो मैं इसे 1 पर ही रखूँ, और अगर मुझे बी मिलता है तो मैं इसे 2 पर भी लेके जा सकता हूँ। लेकिन अगर ये बी जो है मुझे मिला होता और मैं उस वक्त 2 नंबर स्टेट पर यानी इस स्टेट पे होता और बी मिलता, तो क्या होता, तो 2 स्टेट से बी के लिए कोई एज ही नहीं है, तो मतलब ये डेड एंड है, मतलब यहाँ से वर्ड रिजेक्ट हो जाता, तो इस ब्रांच पे तो मैं जा नहीं सकता हूँ। फिर आगे अब ये वाली ब्रांचेस को देखते हैं। अब इस बी के बाद मुझे ए मिला, अगर मुझे स्टेट नंबर 1 से ए मिलता है तो मैं उसे स्टेट 1 पर ही रख सकता हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और अगर मुझे स्टेट नंबर 2 से ए मिलता, यानी अगर मैं इस स्टेट पे होता और इधर मुझे ए मिलता, तो मेरे पास ये इस पर कोई एज नहीं है 2 स्टेट पर ए के लिए, तो ये भी एक डेड एंड था, ये इधर भी वर्ड ये रिजेक्ट हो जाता। अब हम आते हैं अगले लेटर पे। अगला लेटर मुझे मिला बी, स्टेट नंबर 1 से बी मिला, तो मेरे पास फिर दो रास्ते हैं, एक ये है कि बी के अगेंस्ट मैं 1 पर ही रहूं, और दूसरा ये है कि बी के अगेंस्ट मैं 2 पर मूव कर जाऊं जी। तो अगर तो मैं इस दोनों रास्तों पे जा सकता हूँ। आगे मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग हो गई ख़त्म। अब मेरे पास स्ट्रिंग ख़त्म हो गई, तो अगर मैं देखूँ तो 1 जो है ये एक नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है, जबकि 2 एक एक्सेप्टिंग स्टेट है। तो मुझे एक ब्रांच ऐसी मिल चुकी है जो बेसिकली ये बता रही है कि ये जो वर्ड है, ये वर्ड इस ब्रांच से एक्सेप्ट हो रहा है। तो दैट्स वाई, यानी ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, इससे ये वर्ड एक्सेप्ट हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये वर्ड एक्सेप्टेबल है। तो ये नॉन डिटर्मिनिज्म के सूरत में इस तरह का एक ट्री बनता है, जिस ट्री के ज़रिए हम ट्रेस करते हैं कि क्या वर्ड एक्सेप्ट हो रहा है या कि नहीं हो रहा। यानी जितने रास्ते निकलते जाएंगे उतने हर ब्रांच पर आपको देखना होगा, जिन जिन ब्रांचेस से रिजेक्ट हो जाएगा उन्हें आप इग्नोर कर देंगे। अगर ऐसा होता कि किसी भी ब्रांच से ये वर्ड एक्सेप्ट ना हो रहा होता, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्ड बी पर ख़त्म ही ना हो रहा होता, ये जो वर्ड है ये हमारे पास ए पर ख़त्म हो रहा होता अगर सपोज़, तो फिर हमारे पास कोई भी ऐसी ब्रांच ना बनती जहाँ से ये वर्ड एक्सेप्ट हो सकता। तो लिहाजा एट दी एंड हम ये कहते कि वर्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा। सिमिलरली बाकी एग्जांपल्स हैं जी, बट लेक्चर का टाइम ओवर हो चुका है, और चूंकि आप ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ भी चुके हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि अब आप हैंड आउट को देखें, बुक को देखें, और वहाँ से इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें थोड़ा सा, और देखें कि NFA कैसे काम कर रहा है। ये बेसिकली डायरेक्टली यूज़ नहीं होंगे हमारे कोर्स में उस तरह से, लेकिन इन हम ट्यूरिंग मशीन्स वगैरह भी पढ़ेंगे, तो जिनका मॉडल कंस्ट्रक्शन FA में और PDA में अच्छी होती है, वो ट्यूरिंग मशीन भी।
तो हेयर यू कैन सी अ होमवर्क। आप चाहें तो ज़रूर करें इसे, मेरी तो ये चाहत है कि आप इसे ज़रूर करें, कि आप रिवाइज़ करें रेगुलर एक्सप्रेशंस को, फाइनाइट ऑटोमेटा को अच्छे तरीके से। दूसरा ये है कि क्लीन्स थ्योरम, वैसे तो ऐसा उस तरह रिक्वायर्ड नहीं है हमारे कोर्स में, लेकिन इसे देख लें, जिसमें आप ये पढ़ते हैं कि जी एफ एज़ और एन एफ एज़ और रेगुलर एक्सप्रेशन ये सारे इक्विवेलेंट हैं, ये एक थ्योरम है। और पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस आपने पढ़ा होगा कि ये प्रूव करने के लिए कि सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो रेगुलर नहीं हैं, हमारे पास एक थ्योरम होता है जो पंपिंग लेमा है, उसके ज़रिए हम ये करते हैं। और कुछ क्लोजर प्रॉपर्टीज़ भी आप रेगुलर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं कि जी दो रेगुलर लैंग्वेजेस को यूनियन कर दिया जाए, कंकैटिनेट कर दिया जाए, क्लीन स्टार ले लिया जाए, इंटरसेक्शन ले लिया जाए, तो फिर जो रिजल्टेंट लैंग्वेज बनेगी क्या वो रेगुलर होगी कि नहीं, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ भी आपने पढ़ी होंगी, तो उन्हें भी रिवाइज़ करना चाहें तो करें। मेरी बहरहाल मेन जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि आप रेगुलर एक्सप्रेशंस और DFA और NFA को ज़रूर अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लें। ओके जी, थैंक यू, टेक केयर।